मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में ज्वर में आहार नियोजन अर्थात मील प्लानिंग इन फीवर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कल के वीडियो में हमने देखा था फीवर किसे कहा जाता है, साथ ही यह कितने प्रकार का होता है, इस समय पर उपापचयी क्रियाओं में क्या परिवर्तन आता है और पौष्टिक तत्वों की मांग किस प्रकार और कितनी प्रभावित होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मील प्लानिंग के बारे में। आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली चीज होती है आहार नरम, मुलायम एवं सुपाच्य होना चाहिए ताकि इसका पाचन, अवशोषण सुगमता एवं शीघ्रता से हो पाए। तरल पदार्थों को आहार में अधिकाधिक रूप से समावेश करना चाहिए, जैसे कि फलों का रस, चावल का पानी, छाछ, दूध का फटा पानी, जैसे कि हम पनीर बनाते हैं और नीचे जो पानी रह जाता है जिसे कि वे वाटर कहा जाता है, वह पानी, दाल एवं सब्जियों का सूप आदि। आहार जो है वह स्वादिष्ट होना चाहिए एवं सभी तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जब तक आहार स्वादिष्ट नहीं होगा तो रोगी व्यक्ति को उसको खाने की इच्छा नहीं होगी। कम रेशे वाले भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि रेशा या फाइबर जो होता है वह हमारे आंतों में पाचन संबंधी गड़बड़ियां उत्पन्न करने का कार्य करता है, या हम यूं कहें कि यह हमारी आंतों को इरिटेट करता है। 2-2 घंटे के अंतराल पे ग्लूकोज का पानी दिया जाना चाहिए। यह ग्लूकोज जो है हम किसी फ्रूट जूस में मिलाकर भी दे सकते हैं, दूध में मिलाकर भी दे सकते हैं। 2-2 घंटे के अंतराल पर ग्लूकोज का पानी की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, और इस समय पर व्यक्ति की जो ऊर्जा आवश्यकता होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति के लिए सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज को दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। रोगी की दशा को देखते हुए तरल, अर्धठोस तथा ठोस आहार को सम्मिलित किया जाना चाहिए कि अगर उसकी रिकवरी हो रही है धीरे धीरे तो हम उसे फिर सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं, बाद में उसे हम थोड़ा सॉलिड फूड्स की तरफ ला सकते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ आकर्षक ढंग से परोसा जाना भी बहुत जरूरी होता है ताकि रोगी उसे मन से खा सके, साथ में खाकर उसे संतुष्टि और तृप्ति अर्थात सटाइटी वैल्यू भी मिल सके कि हाँ भाई मैंने ये खाया है और मेरा पेट भरा हुआ है। जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उस खाने को खाने से कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होता है। यदि तरल पदार्थ के अधिक सेवन से रोगी का पेट फूल जाता है या उसे वॉमिटिंग हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ऐसे समय पे हमें उसे लिक्विड फूड बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसकी मात्रा को उसकी डाइट में कम कर देना चाहिए। मिर्च मसाले युक्त आहार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मिर्च मसाले जो होते हैं वह भी आंतों को इरिटेट करने का कार्य करते हैं। बुखार ठीक होने पर ठोस आहार जैसे कि चपाती है, ब्रेड है, टोस्ट है, चावल है, दलिया है, यह धीरे धीरे देना चालू कर देना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार फलों का रस व सब्जियों का सूप दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो लिक्विड डाइट पे होता है तो उसको जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है या उस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फलों के जूस और सब्जियों का सूप दिया जाना जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन ज्वर की स्थिति में आहार की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुखार जो होता है वो तीव्रता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन ज्वर अर्थात जिसमें तीव्रता तो अधिक है परंतु समय जो है इसका कम होता है, करीब 1 वीक के लिए ही आता है, जैसे कि
है ना। तो इस ज्वर की स्थिति में आहार जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने पौष्टिक तत्वों की मांग देखी या आहार नियोजन को देखा कि फूड कैसा दिया जाना चाहिए, किस रूप में दिया जाना चाहिए, वो हम कॉमनली ज्वर की स्थिति में बात कर रहे थे। तो इस समय पर ज्वर की अवधि के अनुसार पोषक तत्वों की मांग बढ़ती या घटती है। यदि रोग जो है 1 सप्ताह तक रहता है तो इस समय पर उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी युक्त नर्म या तरल भोजन दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि टोस्ट है, मक्खन है, दलिया है, आलू है, पकी हुई सब्जियां हैं आदि हम उसकी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्पकालीन ज्वर में टाइफाइड की बात कर रहे हैं। इस समय पर उच्च कैलोरी, कम रेशेदार भोजन दिया जाना चाहिए। फलों का रस ज्वर के कम होने के बाद देना चाहिए, क्योंकि कई बार कई व्यक्तियों को इससे पेट फूल जाने जैसा अनुभव होता है। मैदा, चावल, शक्कर, दही, पनीर आदि में रेशे बिल्कुल नहीं होते हैं, अतः यह इस समय पर हम अधिक मात्रा में दे सकते हैं। इस रोग में मांसपेशीय तंतु का क्षय होता है, अर्थात प्रोटीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है और उस मात्रा में अगर हम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो टिश्यूज जो है वह नष्ट हो रहे हैं। साथ ही आंतों की आंतरिक झिल्लियों के जल जाने, घाव हो जाने के कारण पोषक तत्वों का अवशोषण भी सही तरह से नहीं हो पा रहा है। आंतों के घाव के कारण भोजन में से रेशे और मिर्च मसालों को हटाना जो होता है वो आवश्यक हो जाता है। अर्थात टाइफाइड जो बीमारी है इस समय पर व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, साथ में दूसरे जो न्यूट्रिएंट हमने देखे थे पहले भी, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, B1, B2 एंड नियासिन है, इसको अच्छी मात्रा में दिया जाना जरूरी हो जाता है। भोजन को कम रेशेदार होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फाइबर जो है वह हमारी आंतों को इरिटेट करने का कार्य करता है। साथ में उसके भोजन में मसालों का प्रयोग भी कम किया जाना। अब हम बात कर रहे हैं निमोनिया में आहार की। निमोनिया जो होता है यह भी तीव्र प्रकार का ज्वर है जो कि अल्प अवधि के लिए चलता है। ज्वर की तीव्र स्थिति के कारण से रोगी का जो वजन होता है वो काफी कम हो जाता है और इसके लिए उसे उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाना जरूरी होता है। यह जो आहार है वह नर्म होना चाहिए या फिर तरल होना चाहिए। निर्जलीकरण की स्थिति से बचने के लिए उसके आहार में पानी की पर्याप्त मात्रा को समावेश करना जरूरी हो जाता है। पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नींबू, संतरा, अनानास, टमाटर, अंगूर का रस उस रोगी को दे सकते हैं। चाय व कॉफी का प्रयोग भी उसके आहार में किया जा सकता है। सोडियम व क्लोराइड की मात्रा को पूरा करने के लिए नमक को हमें उसके आहार में पर्याप्त मात्रा में समावेश करना चाहिए। अल्प अवधि ज्वर या तीव्र ज्वर में अब जिस ज्वर की बात कर रहे हैं उसका नाम है पोलियोमाइलिटिस। इस समय पर व्यक्ति जो है बिस्तर पर लंबे समय तक पड़ा रहता है और इस कारण से गुर्दे में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि यह जो रोग होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। रोगी स्वयं खाना खाने में कठिनाई अनुभव करने लगता है, साथ में संवेगात्मक कारणों से भोजन खाने से इनकार भी कर देता है। भोजन को निगलने में भी व्यक्ति को कठिनाई होती है, जिससे भोजन जो होता है वो कई बार गले में अटक जाता है और व्यक्ति की सांस भी रोक देता है। ऐसी कंडीशन में उसको ट्यूब द्वारा भोजन दिया जाता है। कभी कभी दूध के सेवन से गले में श्लेष्मा बढ़ जाती है, जो कि एक खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इसके कारण रोगी जो होता है वह श्वास नहीं ले पाता है। कोशिकाओं का जो विघटन होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ में पोटेशियम जो है उसके लॉसेस भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अतः इस समय जो आहार दिया जाता है
वह उच्च कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन युक्त होता है। पोटेशियम की मात्रा को देने के लिए फलों के रस को भोजन में सम्मिलित किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। चाय, पानी, कॉफी, दलिया, फल, फलों का रस, कस्टर्ड, मक्खन, पकी हुई सब्जियां या सब्जियों का रस इस समय पर दिया जा सकता है। परंतु तली हुई गरिष्ठ चीजें, गाढ़ा दूध, आलू, कच्चे फल व सब्जी, मसाले, स्टार्च युक्त भोजन, चिपकने वाले भोजन, पनीर, आइसक्रीम या अधिक सुगंधित सब्जियां जो होती है वह वर्जित होती है। तली हुई गरिष्ठ चीजें हैं क्योंकि इसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, साथ में वो फ्राइड है फॉर्म में है, इस कारण से वह आंतों को इरिटेट करने का काम करती है। साथ में जो दूध गाढ़ा है उसमें न्यूट्रिएंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया है, तो उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और जिन चीजों में फ्लेवर्स बहुत ज्यादा है उन चीजों को भी इस समय पर अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन ज्वर की, अर्थात ऐसा फीवर जो कि लंबे समय तक चलता है परंतु तीव्रता या ये कहें कि हम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं बढ़ पाता है। दीर्घकालीन ज्वर में हमने पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस आता है जिसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है। इस रोग में फेफड़ों में जलन, तंतुओं का क्षय, खांसी, कफ आना, बुखार, भूख में कमी, वजन में कमी आदि लक्षण देखने में आते हैं। तीव्र स्थिति में यह जो ज्वर होता है निमोनिया की तरह रहता है क्योंकि शारीरिक तापमान जो होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही रक्त परिभ्रमण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन तथा सांस की जो गति होती है वह बढ़ जाती है। यह रोग कुपोषण, गरीबी, अशुद्ध वातावरण तथा अज्ञानता के कारण से हो जाता है। क्षय रोग में पौष्टिक तत्वों की मांग। पौष्टिक तत्वों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कैलोरी या ऊर्जा की। इस समय पर कैलोरी की जो आवश्यकता होती है वह 2500 से 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन होती है और इसकी प्राप्ति के लिए उसे अपने आहार में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल किया जाना जरूरी हो जाता है क्योंकि क्षय रोग जो होता है वह लंबे समय तक चलने वाला रोग होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है इस समय पर 80 से 120 ग्राम प्रतिदिन रिक्वायर्ड होता है। इसकी आवश्यकता इसलिए बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि जो कोशिकाएं टूट रही है उनकी मरम्मत किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में जो नई कोशिकाएं बन रही है उसके निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। खनिज लवण। घाव भरने के लिए कैल्शियम जो होता है वह अति आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है, अतः इस लवण को अधिक मात्रा में दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रोगी व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में 1 से 1.5 लीटर दूध का समावेश करना पड़ता है जिससे उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सके। विटामिन। रोग में विटामिन ए का उपापचय जो होता है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है क्योंकि व्यक्ति के शरीर में कैरोटीन अर्थात बीटा कैरोटीन जो होता है वह विटामिन ए में परिवर्तित नहीं हो पाता है। वेजिटेरियन जो सोर्सेस होते हैं उनमें जनरली विटामिन ए जो होता है वो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में ही होता है और अगर इनका कन्वर्जन विटामिन ए के फॉर्म में नहीं होगा तो वह हमारे शरीर को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अतः रोगी के आहार में विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए कॉड लिवर ऑयल, यकृत, मक्खन, घी, दूध आदि को दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। विटामिन सी की जब बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है और इसकी पूर्ति के लिए सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी, टमाटर आदि का रस दिया जाना जरूरी हो जाता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है,
अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम तो खा रहे हैं पर विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, अर्थात हमारा जो खाई गई मात्रा है वो वेस्ट हो जाएगी। अतः आहार में विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और हमें पता है विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है? सनलाइट। कैलोरी की मांग के अनुसार आहार में विटामिन बी1 अर्थात थायमीन, बी2 अर्थात राइबोफ्लेविन तथा नियासिन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि ये चीज बार बार मैंने आपको बताई है कि कैलोरी की मांग के अनुसार ही इन तीनों की आवश्यकता जो है वह प्रभावित होती है। अगर कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इन तीनों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही आज का जो ये हमारा टॉपिक है ज्वर, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।